दोस्तों आप लोग दोस्तों आज की खबरें बड़ी जबरदस्त हैं। गजा के लोगों को इंडोनेशिया भेज दो, अमेरिका बोल रहा है। क्यों भेज दें, इस पे बात होगी। कुंभ का मेला है और दोस्तों के इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने जब कुंभ के मेले का कंट्रोल संभाला तो क्या किया। तो उससे पहले मुगल जो थे वो जब उनके पास कंट्रोल था तो कुंभ के मेले में हिंदुओं के साथ कैसा सलूक किया जाता है दोस्तों, इस पर बात होगी। और फिर मकामी खबरें अपने वतन की होगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी है दोस्तों, इसराइल की और गजा के जो लोग फलस्तीनी हैं उनकी 15 महीने की जंग कुछ देर के लिए फायर वो जंगबंदी हो गई है, मगर फिर भी जो नेतन्याहू ने कुछ ना वो पंगा शंगे करते रहते हैं, एक दूसरे के कैदी भी रहा कर रहे हैं। तो उसके बाद यह कि आप देखें कि मुकम्मल तौर पे इतना तबाह किया गया गजा को कि वहां हजारों बिल्डिंगें तबाह हो गई। अब इसकी जरूरत पड़ती है कि इसको जनाब दोबारा तमीर किया जाए। आपको पता है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी आ गए हैं यहाँ पे। तो यरूशलेम पोस्ट ने इसका ये खबर दी है कि इसको इंडोनेशिया शिफ्ट किया जाए, किन लोगों को, फलस्तीनियों को। और ट्रंप के एलची है एनवाई है जिसका नाम है मिस्टर स्टीव, उन्होंने भी कहा है कि हमने गजा के लोगों की अगर मदद नहीं की, उनकी जिंदगी आसान नहीं बनाई, तो हमने उनको कोई उम्मीद की किरण ना दिखाई, तो फिर बगावत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो फिर आर्जी तौर पर गजा के बाशिंदों को दुनिया के किसी और कोने पे मुंतकिल कर दिया जाए। कहाँ कर दिया जाए? इंडोनेशिया में भेज दिया जाए। अरे यार ये समझ नहीं आती दोस्तों कि हजारों मील दूर उसको वहां भेजा जा रहा है। कहाँ पे? इंडोनेशिया पे। और वो एक बात याद रहे कि इंडोनेशिया ऐसे मुसलमान है जिन्होंने हमेशा जो है फलस्तीन के लोगों की हमायत की है। वो यानी कि वो हमायत से मतलब ये है कि जहां कहीं भी जुल्म होता है ना, वो मजलूम के साथ होते हैं। तो अब इस वक्त क्योंकि वो फलस्तीनी मजलूम है तो इस वजह से वो फलस्तीनी की हमेशा हमायत करते हैं और उनका साथ देते हैं। तो शायद इस वजह से वो अमेरिका शायद या दूसरे लोगों ने सोचा होगा कि ये उनको बड़ा दर्द है तो उनको वहां भेज दिया जाए। तो जब ये पूरा तामीर हो जाए दोबारा, जो फलस्तीन है यानी गजा का इलाका है, तो दोबारा उनको वहां वापस लाया जाए। अब यह है कि वो आप सोचते होंगे कि जो इर्द गिर्द जो मुल्क है कि जो यानी कि अरबी बोलने वाले हैं, तो वहां तो जुबान का मसला है। तो अरबी बोलने वाले जितने भी मुल्क हैं जो इसके हमसाया मुल्क हैं फलस्तीन के, वहां उनको क्यों नहीं वहां भेज दिया जाता। ये आपको बता दूं कि दोस्तों कि जितने भी जैसे मिस्र है, उर्दन है, जॉर्डन जिसको बोलते हैं, सीरिया, शाम बोलते हैं, लेबनान वगैरह, ये सारे जो है साथ साथ लगते हैं इसराइल के। इन पे लाखों पहले ही रिफ्यूजी जो है ना फलस्तीनी वहां पे आबाद है। और उसके बाद आपको पहले बताऊं कि 1940 से लेकर और आज तक जो है ना कई जंगें हो चुकी हैं इसराइल की और फलस्तीन की और अरबों की। तो उस वक्त भी जो लोग जो जंग का हिस्सा नहीं थे वो अपना सारा माल, चीजें, हर चीज छोड़ के ना, जब छोटी बड़ी चीजें लेके वो दूसरे मुल्कों में चले गए, यानी कि जहां उनको पनाह मिलती वहां चले जाते। जब ये जंग हो रही है तो ये अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो जो लोग वहां जो छोड़ के गए 1940 से लेके आज तक, जो लोग चले जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, हम फलस्तीनी हैं, हमारा कोई वतन नहीं है, वहां पे कब्जा हो गया है, तो आप हमारे पनाह दे दें, उनको पनाह देते। अब उनको वापस आने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूं, अब वो वापस नहीं आ सकते फलस्तीन, वो चले गए तो चले गए। तो इसी वजह से जो है ना वो फलस्तीन के लोगों ने बोला कि हम नहीं जाने वाले, चिट्टा इनकार, उनका कर लो जो करना तुझे। यानी कि वो कहते हैं कि ये हम इन पे एतबार नहीं करते, हम तो जो हमसाया मुल्क हैं जो अरबी बोलने वाले, वहां से हम वापस नहीं आ सकते, हमको इजाजत ही नहीं है वहां वापस आने। तो फिर इतने दूर जहां जो हमें सेट होने में वहां पता नहीं कितने दहाइयां लगे और फिर वहां वापस आना कि तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए फलस्तीनी जो है ना, गजा के फलस्तीनी वो जाने से मुकम्मल इनकार कर दिया, उनका हमने नहीं जाना। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों ये यूक्रेन जो है, जहाँ पे जो जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन की, यूक्रेन के लोग भी और यूक्रेन का जो कंट्री है वो भी यानी कि तबाह हुआ, वहां के लोग भी बड़े मुतासर हुए, यानी कि मुश्किल में है यूक्रेन के लोग। बहुत सारे यूक्रेनी मुझे यहाँ अमेरिका में मिले, यहाँ शिकागो में भी आ गए हैं। अब देखिए कि यूक्रेन अगर मसले में है तो सबको जो है ना, यूरोप ने अपनी बाहें खोल दी, अमेरिका ने अपने दरवाजे खोल दिए, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूक्रेनी वहां चले गए क्योंकि वो गोरे रंग के हैं तो यूरोपियन की तरह लगते हैं। तो सबने बोला कि उनको इंडोनेशिया या किसी और जगह नहीं भेजा कि जब तमीर हो जाएगी वापस आ जाना। यहाँ बहुत सारे यूक्रेनी मुझे मिले हैं,
जो लोग मेरा वीलॉग देखते रहते हैं उनको पता है मैं कुछ अर्सा में रशिया में रहा, वहां मैं पढ़ता था, स्टडी करता था, तो मुझे रशियन भी आती है। अब तो काफी बोलती जा रही क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं इनके साथ रशियन में बात करने की कोशिश करता हूँ यूक्रेनियन से। यूक्रेन के लोग, तो अब वो नफरत हो गई है, कहते हैं हमें प्यूटन से, कहते हैं हमसे तुमने रशियन में बात नहीं करनी, तो हमें नफरत हो गई है प्यूटन की लैंग्वेज बोलो, हम यूक्रेनियन बोलो हमारे साथ या अंग्रेजी बोलो। तब उनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको तो पता नहीं, उनको तो वो रशियन ही आती है ना, तो जब रशियन में बात करते हैं तो उसको फिर वो जो है ना रशियन में उसकी माँ या बाप उसको बोलता है या स्कजाल तिबिया नी गवारित पारूस की, यानी कि मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुमने रशियन नहीं बोली, तो वो इस तरह की बात उसे करती है। अब देखो कि ये जो भी है यूक्रेनियन गलत है या सही है, वो अपने बच्चों को, यानी कि वो जिसने उनको मुल्क को तबाह किया उसकी वो लैंग्वेज नहीं बोलते, पर हम लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के लोग, हमें तो शर्म आती नहीं ना। जिन लोगों ने कन्फर्म हमें लूटा, हम उनका लिबास पहनते हैं अपनी, उनके बगैर, उनकी जुबान के बगैर तो हमें डिग्री नहीं मिलती। मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ जनाब, हमें ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि अंग्रेजी नहीं बोलोगे या सीखोगे तो तुम तरक्की नहीं कर सकते। वो चाइना ने अंग्रेजी सीखी है यार, वो जापान अंग्रेजी पढ़ के तरक्की कर चुका है। अब सवाए इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के पूरी दुनिया को पता है कि इंग्लैंड जो है गरीब था, दुनिया का गरीब, अब यूरोप का गरीब तरीन कंट्री, वो हिंदुस्तान के पैसों से अमीर बना है। तो सबको पता है कि उसने हमें लूटा और हमें गुर्बत में छोड़ के वहां से भाग गया वो। अब हम कहीं इधर जा रहे हैं, मैं कितने सालों से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आपको मतलब कि इस तरह बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, सब मैंने मजदूरी करे, आजकल डोनाल्ड ट्रंप उनके पीछे पड़ा हुआ है, खासकर इंडियन के साथ, वो तो पकड़ के उनको वहां से ना ले रहा है। पर ये कि दूसरे कंट्री के लोग जैसे मैक्सिको है दूसरे, वो तो मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट है उसमें बैठा के वहां से वो भेज रहा है वापस अपनी कंट्री में, कहते हैं कि जो खासकर जो क्रिमिनल है उनका तो यहाँ को काम ही नहीं है। तो बहरहाल ये था। तो दूसरी दोस्तों बात ये करते हैं कि अब जो है कुंभ का मेला जो है, इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों कि कुंभ जो है ये तकरीबन हजारों साल पुराना ये मेला है कि लोग यहाँ पे हिंदू यात्री आते हैं। और ये आपको बता दूं कि यूपी के अंदर एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद, जो कि यूपी से दूर है, जिनको पता नहीं या दूसरे कंट्री में रहते हैं जो कि मेरी लैंग्वेज समझते हैं। तो ये जो है मेला होता है यूपी के अंदर इलाहाबाद के करीब, जहां गंगा बहती है, तो उसका नाम है प्रयागराज। तो वहां पे है कोई ये तकरीबन 45 दिन तक रहता है। और अभी जो हिसाब किताब है वो तो लाखों लोग आते हैं इसकी, यानी कि हिंदू जो है अपनी मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए वहां पे डुबकी लगाते हैं। हिंदू मजहब में आप लोगों को पता होगा कि जो वहां डुबकी लगाता है गंगा के अंदर, तो उसका मानना है कि उनके सारे गुनाह जो है वो गंगा का पानी भी उसको साथ लेकर चला जाता है, यानी कि वो एक ऐसे पवित्र, यानी कि वो दोबारा साफ सुथरे होके आते हैं जैसे अभी पैदा हुए हैं। ये इस तरह का उनका मामला, सारे गुनाह यानी कि। तो मगर यह है कि हमारे इस्लाम में भी है कि आप मक्के जाते हैं, मदीने, तो वहां पे हज करते हैं तो आपके गुनाह, मगर जो गुनाह लोगों के साथ आपने किए हुए ना, लोगों के जुल्म किए हुए हैं, वो माफ नहीं होते। ये माफ आपके अपने जाती गुनाह, यानी कि मैंने कोई ऐसा काम गलत किया है जिससे मुझे नुकसान है, वो है। मैंने किसी का माल खाया, किसी को कत्ल किया या किसी के साथ ज्यादती की, फ्रॉड किया है, वो माफ नहीं होते। मक्के जाके भी माफ नहीं होते, हज भी कर ले, जितने मर्जी हज कर ले, वो माफ नहीं होंगे। जैसे कुछ सियासतदान जो लुटेरे हैं, चोर हैं, वो लोगों का पैसा खाते हैं अपने मुल्क के लोगों का, तो वो उनकी भी माफी नहीं है। तो वहां पे हिंदू आते हैं, जब इस तरफ आते हैं तो अब आते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये जो मुगल दौर था ना, मुगल जो थे, वो उनकी हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि वो मुगल दौर खुद, यानी कि मुगल दौर कह रहे, मुगल बादशाह जो थे वो जाते थे इस मेले के अंदर, हिंदुओं के साथ मिलते, हाथ मिलाते, गले मिलाते, उनको मुबारकबाद देते और शाही खजाने का मुंह खोल दिया जाता। उनको बताओ कि तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत है, यानी कि वहां पे अगर खाने की चीजें, मिठाइयां, चीजें, वहां पे गोश्त वगैरह तो हो नहीं सकता, वो गोश्त तो खाते नहीं हिंदू। उनको बताया जाता ब्राह्मणों से जाके मिलते, मीटिंग करते भी, आप लोगों की यहाँ कुछ समस्या, कोई मसला तो नहीं है, हमें बताओ। आपको यानी कि पैसा लेके आते, ऑफर करते, जितनी वहां जरूरत होती, ब्राह्मण जो है या वहां के जो लोग हैं जो मैनेजमेंट के हैं, वो कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, इतने यानी कि सोने के सिक्के चाहिए, तो उनको पहुंचा दिया जाता है। ये मैं नहीं, हिस्ट्री बता रही है। और टॉप में जो दो बादशाह हैं, मुगल बादशाह, एक का नाम है अकबर और एक का नाम है शाहजहां। और ये इस मेले के अंदर बाकी बादशाह, औरंगजेब, आलमगीर भी, जिनको हिंदू बुरा भला समझते हैं, को अंग्रेजों के कहने पे, हालांकि शहनशाह औरंगजेब के एक सेनापति थे, यानी कि सिपा सलार, उनका नाम था राजा जय सिंह, वो मध्य प्रदेश से थे। और तकरीबन जब तक वो जिंदा रहे तो औरंगजेब, आलमगीर ने किसी और को सेनापति नहीं लगाया, यानी कि सिपा सलार किसी और को नहीं बनाया, क्योंकि उनको
वो दोस्त भी थे और भाइयों की तरह थे। कहते कि जब उनका इंतकाल हुआ तो शहंशाह औरंगजेब जिंदा थे तो आंखों से रोए वो, कहते मेरा भाई दुनिया से चला गया, यानी कि इतनी मोहब्बत थी। तो अंग्रेजों ने हिंदुओं को बताया, तो अंग्रेज को कि सच्चे हैं तो बाकी झूठे हैं, तो हिंदुओं ने मान लिया अंग्रेजों की बात को, सच सच बोलते हैं अंग्रेज। तो उन्होंने बोला कि हिंदुओं का कि औरंगजेब आलम की तुम्हारा दुश्मन है। तो वो क्या दुश्मन है आपको हिस्ट्री पता होगी बहुत से लोगों को, तो साथ साथ ये बातें चलती रहेंगी। तो अब जो है क्या बात आते हैं कि बरतानिया, अब मुगल दौर खत्म होने वाला है, अब बरतानिया आने वाला। क्या कुदरत हमें दिखाया है कि ये कि अब देखो फर्क क्या है लोगों के। बाद लोगों की तो आंखें खुल गई हैं सोशल मीडिया की वजह से, बाद लोगों की अभी तक आंखें बंद हैं, शायद अभी पैदा हुए कुछ दिनों बाद खुल जाएगी। तो बरतानिया ने इसका जो कंट्रोल था 1801 में 1801 में इसका कंट्रोल संभाल लिया था। तो इस मेले से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया। मुगल क्या थे, वो पैसा देते थे और ये उनसे पैसा लेते थे। कौन? अंग्रेज। क्योंकि ये तो अंग्रेज कारोबारी जिनके लोग हैं, उनकी नजर में तो ये एक कारोबारी मेला था ना। तो मुगलों के नजर में ये एक मजहबी मेला था, हिंदुओं की इज्जत वकार उनका मिला था कि ये अपने शौक से जनाब यहाँ आते हैं इतनी दूर दूर से, तो इनकी मदद की जाए। तो अंग्रेजों ने कहा भी भाड़ में जाए भी इन हिंदुस्तानियों की जो मेले शेले, जी इस तरह के कई मेले, उनकी नजर में तो यही होगा ना। मैं कोई हिंदुओं के मेले की तौहीन नहीं कर रहा, मगर अंग्रेजों की बात कर रहा मैं। अब देखें यहाँ पे क्या किया गया, जितने भी वहां पे लोग आते हैं उसमें प्रयागराज में, तो अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगा दिया, कंपनी को टैक्स देना होगा। मुगलों ने कोई टैक्स नहीं लगाया मुसलमानों ने, बल्कि पैसे दिए। ये कहते हैं कि जो भी वहां मेले में आएगा, जो डुबकी लगाएगा 1 रुपया देगा। जी हाँ, आप बोलेंगे 1 रुपया कौन सा इतना ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कि अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो मैं आपको बताता हूं उस दौर में जो दर्जी है ना, जो कपड़े सीता है, पूरा महीना वो काम करता था ना दर्जी, तो उस दौर में 8 रुपया वो कमाता था। जी हाँ, 8 रुपीज अ मंथ। ही मेड ओनली 8 रुपीज अ मंथ, दर्जी टेलर जो है। और जो खाकरोब होते थे ना, ये स्वीपर वगैरह सफाइयां करने वाले, 4 रुपया महीना कमाते थे। तो कंपनी ने क्या कहा कि जो डुबकी आके यहाँ पर लगाया, कितना देगा? 1 रुपया एक डुबकी का। जी हाँ, कितनी बड़ी रकम आपको समझ आई। अब ये चीजें हैं कि सारा हाल और माजरा, इसका आपको सबूत भी तो देना चाहिए ना मुझे, कि ये कहां से मैंने साबित किया ये चीजें की कि जो इस तरह करते थे। मुगलों की हिस्ट्री तो आप जाके पढ़ ले, कुंभ मेले में आपको कहीं कुछ चीज नजर नहीं आएगी। मैंने तो बड़ी स्टडी की, मुझे तो कभी उनको जुल्म की चीजें नजर नहीं आई, फिर उन्होंने ऐसा वैसा कुछ टैक्स लगाया हो हिंदुओं के ऊपर। तो इसका जो है ना, वो फैनी पार्क्स एक लेडी है जो कि इंग्लिश लेडी थी, जो कि तकरीबन 24 साल इस इलाके में रही और बेहतरीन उर्दू बोलती थी दोस्तों। ये मैंने उसकी किताब जो है ना उसमें पढ़ा है। जी हाँ, उर्दू बोलती थी, हिंदी नहीं। ये मैं आपको बताऊं कि अब उर्दू को अब आपने नाम दे दिया हिंदी का, कि अपनी टांग ऊपर रहे। जैसे पहलवान लड़ते हैं ना, तो उनको गिराते तो ऊपर टांग ऊपर रखते तो वो जीत जाते हैं, ऐसे ही आप लोगों ने किया हुआ है। हालांकि उर्दू एक बेहतरीन जुबान है, उसका नाम आपने हिंदी रख दिया है, कोई बात नहीं। तो हिंदी है असल में वो उर्दू ही। जैसे आप बॉलीवुड की मूवियां देखते हैं तो सारे डायलॉग, सारे गाने, सारे वो शायरी वो उर्दू में होती, और कई तो ऐसी ऐसी चीजें कि फारसी से ली गई होती। तो नाम होता है हिंदी फीचर फिल्म, होती उर्दू है और नाम हिंदी फीचर फिल्म। चलो खैर कोई बात नहीं, उर्दू बेहतरीन जाती थी। तो उसने अपनी किताब में इसका जिक्र किया बड़ी डिटेल के साथ, आपको बता। सो बोला कि 1870 में 3000 जो हजाम थे। हजाम का मतलब ये होता है कि जैसे वहां पे प्रयागराज में जो लोग आते थे, बास हिंदू अपना सर मुंडवाते, डुबकी लगाते, कुछ तो सर मुंडवाते, तो हजामों की जरूरत पड़ती। तो इतना बड़ा मेला 1807 में हजारों लोग, लाखों आए होंगे। आज भी जो है इतना बड़ा मेला है, तो ये 45 दिन तक रहता है। तो कहते हैं कि उस वक्त एक हजाम से 4 रुपया लिया गया टैक्स कंपनी ने। मुगलों ने कोई पैसा लिया, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कुछ सोचो इस बात के ऊपर। 4 रुपया हजाम ने दिया अंदर आने के लिए, वहां ठहरने के लिए। तो कहते हैं कि 3000 हजामों से 40,000 रुपया इकट्ठा किया गया। अब आपको थोड़ी मैं बता दूं कि उस वक्त से लेके 1870 से लेके अब 2025 जनवरी आ गया है, तकरीबन मिनिमम जो आपको बताऊं कि 250 गुना महंगाई हो गई। ये तकरीबन 400 गुना है, मगर 250 के हिसाब से आपको बताता हूं। तो उसके हिसाब से आज के दौर का अगर 250 के यानी कि गुना महंगाई बढ़ गई है, तो जनाब 10 करोड़ रुपया सिर्फ हजाम ने दिया है टैक्स कंपनी को। जी हाँ, तो मुसलमानों ने टैक्स नहीं लिया इनसे, मुसलमानों ने पैसे दिए हैं, अंग्रेजों ने इनसे पैसे लिए हैं। तो इस तरह फिर 12 साल बाद दोबारा मेला आया
1882 में यानी कि 1870 में ये 40,000 रुपये टैक्स इकट्ठा किया गया, तो उस वक्त 50,000 रुपये यानी कि टैक्स बढ़ा दिया गया, वहां से टैक्स इकट्ठा किया गया जनाब। ठीक है। और उसके बाद क्या है दोस्तों कि आपने अपनी नजर होती है, मुगलों तो इस नजर से देखा नहीं था मुसलमानों ने कि ये इससे आपको पैसा बनाया, कुछ शर्म आती थी कि यार मजहबी मामला है बेचारों का और इससे हम टैक्स ले रहे हैं। मगर अंग्रेज तो फिर अंग्रेज है ना, आपको पता ही उनका, फिर अच्छे लोग सिविलाइज लोग हैं। तो बहरहाल यह है कि उसके बाद ये देखिए कि वो औरत लिखती है अपनी किताब में, फैनी पार्क्स, बोलती है कि प्रयागराज में कुछ ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मण इसलिए होते हैं कि दोस्तों के हिंदू मजहब यह है कि जितना भी पूजा पाठ होते हैं ना, जो मजहबी जो इल्म है, नॉलेज है, वो सिर्फ ब्राह्मणों को इजाजत है, जो ब्राह्मण नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता। इस्लाम में तो यह है कि आप कोई भी जात बरादरी से आपका नस्ल से ताल्लुक है, आप भी जनाब इस्लाम का नॉलेज ले सकते हैं, आप नमाज पढ़ा सकते हैं, आप इमाम बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं और वक्त के बहुत बड़े इमाम भी बन सकते हैं। हत्ता कि आप खाने काबे जाके वहां बड़ी मस्जिद में जाके भी आप इमामत करवा सकते हैं, वहां के इमाम बन सकते हैं। आपसे नहीं पूछा जाए कि आप छोटी जात वाले हैं या बड़ी जात वाले। मगर ये हिंदुओं में यह कि सिर्फ ब्राह्मण ही ये काम करता है, यानी कि उनकी जो मजहबी किताबें, वेद और शास्त्र जो है वो ब्राह्मण ही पढ़ता है, यानी कि संस्कृत का वो जानने वाला होता है। तो उन्होंने अंग्रेजों ने उनको भी नहीं बख्शा, उससे भी रेवेन्यू इकट्ठा किया गया ब्राह्मणों से ही। तो वो ब्राह्मण थे प्रयागवाल ब्राह्मण, जो कि यूपी में वहां पे रहते थे। तो उसके बाद सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, जो कि वहां के जो ब्राह्मण थे उनको सबसे ज्यादा जो है ना तकलीफ इसके बाद की हुई कि आगे वक्त गुजरता गया और 20वीं सदी आ गई, अंग्रेजों के अब जो है ना वो खिलाफ लोग होना शुरू हो गए कि इनकी लूटमार बढ़ती जा रही। तो उसके बाद फिर क्या होगा, अंग्रेजों ने क्रिश्चियन जो मिशनरी थे, जो ईसाईयत फैलाते थे, उनको खुली इजाजत दी थी कि तुम आके यहाँ पे कैंप लगाओ। जी हाँ, तो क्रिश्चियन मिशनरी कैंप लगा रही मेले के अंदर। हमें बोलते हो ना कि तुम लोग तलवार के जरिए जनाब जो है कि वो जोर जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया। मुगलों ने या दूसरे किसी भी मुसलमानों ने किसी भी कुंभ के मेले में अपने जो है ना वो मुसलमान जो तबलीग वाले करने वाले, इस्लाम फैलाने वाले कोई नहीं भेजे, ना किसी ने आके वहां कैंप लगाए। यहाँ पे मिशनरी आए इसलिए कि हिंदुओं को, अब देखो कितना अजीब लगता होगा, मगर अंग्रेजों को अजीब नहीं लगा ये चीजें। अब यहाँ पे बीजेपी तो खामोश रहेगी क्योंकि उसको तो मुसलमानों के खिलाफ काम करना है ना ये चीजें, तो क्योंकि अगर ये मुसलमानों ने किया था तो फिर इस पर शोर ज्यादा किया जाता। देखो जी, हमें खूब बदनाम किया जाता, मगर अब तो मुजरमाना खामोशी है, चलो दोस्ती है। तो ये उन्होंने किया, वहां पे कैंप लगाए। अब जाकर उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे ब्राह्मण जो थे या दूसरे थे वो उन्होंने बड़ा बुरा मनाया, मगर वो कर क्या सकते थे, ब्राह्मण हो या दूसरे हो या वो जो है वो खत्री भी हो या खस्त्री है जो वैश्य है, वो सब वो तो क्या कर सकते थे, खामोश रहे। अब जो कोई वहां पे कोई हिंदू क्रिश्चियन बना या नहीं बना वो अलग बात है, मेरे ख्याल में नहीं किस तरह को बनता होगा इस तरह, ये तरीकाकारी सही नहीं है ना कि किसी के शदीद किस्म के यानी कि इंतहाई मुकद्दस मुकाम पे जाके आप वहां पे जाके अपने मजहब को उनको बोलो कि कन्वर्ट हो जाओ, मुश्किल ही होता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद है कि इस मेले के अंदर हिंदुओं के बड़े बड़े लोग भी आए, जैसे कि झांसी की रानी भी यहाँ आई थी मेले के अंदर, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद ये है कि कहते हैं कि 1918 में महात्मा गांधी भी आए थे, उन्होंने भी आके वहां डुबकी लगाई थी और कहते हैं कि जो बरतानिया की खुफिया एजेंसी है वो पूरा उन्होंने पीछा किया कहाँ जा रही, क्योंकि उस वक्त वो क्योंकि इंडिया छोड़ने वाली जो क्विट इंडिया है ना, ये जो तहरीक है ये जोर पकड़ती जा रही थी, तो वो उनके पीछे थे कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी एक दफा, वक्त आके गुजरता गया। अब ये वर्ल्ड वार 1 और 2 आ गई, तो इस मजहबी मेले पे पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों आप सोचो, अगर आप मुसलमान हैं तो हज पे अगर कोई पाबंदी लगा दे तो आपका क्या हाल होगा। तो यही हिंदुओं का हाल हुआ होगा उस वक्त जब इन्होंने पाबंदी लगा दी। तो ये कहा गया, ये वर्ल्ड वार 2 की बात मैं कर रहा हूं। कहते हैं कि उसकी वजह ये बताई गई कि जापान जो है यहाँ हमला कर सकता, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। मगर यह है कि जब विंस्टन चर्चिल ने तकरीबन 40 लाख के करीब हिंदुस्तानी मारे, तो उस वक्त हिंदुस्तानी का ख्याल नहीं आया इन लोगों को। विंस्टन चर्चिल ने क्यों मारे थे, ये बंगाल की साइड पे। अब आपका काम है ये पढ़ना, हिस्ट्री पढ़े जाके विंस्टन चर्चिल ने क्यों जानबूझ के कहत पैदा की, यानी कि भूख पैदा की वहां पे। वो अनाज छीन के ले जाते थे खाने पीने की चीज अपनी फौज को देने के लिए। तो यहाँ पे एक इंसान का पैदा हुआ जो है ना, वो कहत वहां फैल गया था और जनाब यह कि वहां पे लाखों लोग मर गए थे। जी हाँ, तो अब यह है कि जो बंद किया गया था
ये सारा कि कुंभ का मेला के वहां पे, तो जो हिस्टोरियन है, जो तरीकदार है, वो इस बात को नहीं मानते, कहते हैं कि ये बहाना बनाया गया था। तो असल में चीज तो ये थी कि वहां पे क्विट इंडिया जो है ना वो तेज हो गया था। उसके थोड़ी देर बाद तो इंडिया आजाद हो गया था, अंग्रेजों को जाना पड़ा था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आखिरी बात यह है कि वीडियो काफी लंबी होगी कि हमें लूटने और बेवकूफ बनाने के बाद अंग्रेजों ने हमारे दिल में अपना कल्चर, अपनी जुबान है, उसको हमारे दिल में डाल दिया। आज हम अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, अपनी जुबान हमें कमतर नजर आती है और उनकी जुबान हम शौक से सीखते हैं, और हमारे ज़हन में ये बैठा दिया गया है कि अंग्रेजी के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। यानी कि हमें डिग्री नहीं दी जाती, हमें नॉलेज नहीं दिया जाता, कहते कि पहले अंग्रेजी सीखो फिर आपको पढ़ाएंगे। अरे यार, चीन जो है ये अंग्रेजी पढ़ के इतने तरक्की की, जापान ने अंग्रेजी पढ़ के तरक्की की, रशिया, ये यूरोप के, आप यूरोप जाएं तो आपको पता चलेगा इंग्लैंड के अलावा किसी यूरोप कंट्री में अंग्रेजी नहीं बोली जाती। तो हमें को के अब क्या बोलूं आपको कि इस जुबान की वजह से हम इतने पीछे हैं कि बहुत से लोग, जो बच्चे मैंने देखे जो अंग्रेजी जुबान के अलावा बड़े इंटेलिजेंट है मगर अंग्रेजी जुबान की वजह से पीछे हैं, कहते हम अपनी चीज बयान नहीं कर सकते अंग्रेजी में, क्योंकि ये गैर मुल्की जुबान है कहीं, तो इस वजह से गैर मुल्की जुबान में जो चीजें सीखी जाती है वो फिर रट्टा ही होता है, लोग जो है वो रट्टा लगा के पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हालात बड़े बदल गए हैं और कुंभ का मेला बड़ा एडवांस हो गया है, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसकी मदद ली जाती है। और आज जो है ना वो जो मेला भी, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, मेला हो गया शुरू, और जनाब जो है लाखों लोग वहां पे आ रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपया जो है ना, वो कहते हैं हजारों अरबों रुपया जो है ना, यानी कई हजार अरब रुपया वहां से इकट्ठा किया जाएगा। अब फर्क सिर्फ ये कि पहले जो था ना, ये सारा पैसा जो ना कुंभ के मेले का जो इकट्ठा किया जाता था टैक्स की सूरत में, तो वो गोरे अंग्रेज जो थे ना वो बरतानिया के बैंकों में ले जाते थे। अब फर्क ये है कि अब काले अंग्रेज है, यही काम कर रहे, वो भी ये सारा पैसा वो बरतानिया के बैंकों में रखते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ आप हमारे मुल्क की खबरें भी हैं जो हैं, तो उसमें यह है कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका का इसराइल और मिस्र के अलावा तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम रोकने का हुक्म जारी कर दिया। यानी कि सिर्फ इसराइल को और इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, इनको जो अमेरिका पैसे देगा, उनकी मदद करेगा किसी भी चीज की, और बाकी जो है वो जितने कंट्री है जिसमें पाकिस्तान है या दूसरे हैं, इंडिया है और भी जितने, वो सब बंद करती है, कर लो जो करना जो। अच्छा, उसके बाद मलिक रियाज साहब जो हैं, इन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, और मलिक रियाज साहब ने कुरान पे हाथ रखे, यानी कि साथ वो कुरान छोटा सा लेके आए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सॉरी दोस्तों, तो उसने बोला कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, तो उसने इमरान खान के हक में जो है ना वो गवाही दे दी कि मैं कोई इनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर यह है कि मैंने इस मुल्क को एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी दी, बल्कि और ये कहता है कि मेरा कसूर भी और मेरा गुनाह भी है, यानी कि उसने इनकार कर दिया इमरान खान के खिलाफ जाने से। अच्छा, उसके बाद आखिरी खबर यह है दोस्तों कि शाहबाज गिल साहब जो यहाँ शिकागो में होते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं हटाया गया, जब पता था कि वो इस काबिल नहीं है, नाअहल है, तो उसकी वजह क्या थी। अब ये शाहबाज गिल साहब कह रहे हैं अगर उस्मान बुज़दार को हटा देते तो जनरल बाजवा जो है वो अपना बंदा ले आते, तो फिर 4 साल भी ना गुजरते। तो ये है उनकी खबर। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होगी दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। आपको दोस्तों ये खबरें, ये चीजें, मेरा चैनल अच्छा लगा है कि आपको, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें दोस्तों। तो दोस्तों, फिर इंशाल्लाह दूसरी किसी वीडियो में मिलते हैं।